है कि मैं कि कुछ लॉ ग्रेजुएट भी होंगे, तो जो आज का लेक्चर जो है ना वो चूंकि लॉ को हार्डकोर लॉ के सब्जेक्ट के ऊपर है, तो लॉ के सब्जेक्ट नहीं है, तो ठीक है, ऑल द मोर रेलेवेंट फॉर टुडेज लेक्चर। मोस्टली पॉलिटिकल साइंस वालों की अक्सरियता अगर वोटिंग हो तो पॉलिटिकल साइंस वाले जीत जाएंगे, और फिर नेक्स्ट इंजीनियर्स का ग्रुप है। तो मैं ये हार्डकोर बैकग्राउंड बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद एमए अंग्रेजी आने के बाद वो जो एब्सोल्युटली नालायकी का एक बैकग्राउंड था, उसको धीरे धीरे कन्वर्ज करना पड़ा टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग लॉ एंड व्हाट इट इज, और इसकी एप्लीकेशन के लिए। अच्छा ठीक है, जरा इस बात की बात है कि for some time I myself had the honor to serve this esteemed institution as a director training here. लेकिन वो कहते हैं ना कि I had an opposite pull. The seniors in the FPR, they asked me to join soon after some other assignment. Anyway, coming to the topic, and before I convert into topic, there is always better to have some orientation of the topic before I delve into the core theme that we are having. आप ये बताइए मुझे कि आप इनकम टैक्स में आने के बाद you have the pride to a tax man, or you have question mark about your identity on this front. जो as a tax man pride लेते हैं to be a tax man, मैं चाहूंगा कि वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, कुछ हैं those who have doubts about, लेकिन ठीक है, अगर ये प्राइड है एज ए टैक्स मैन तो उसकी वजह क्या है? एनी कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर बता दे कि प्राइड ऑफ ए टैक्स मैन की वजह क्या है? जी बताइए। 12 साल हो गए सर सर्विस में, अलहमदुलिल्लाह। मुझे 12 सालों में कभी भी किसी किस्म की कोई भी एमपी नहीं हुई। हमारी जो सर्विस है वो तरह से तो बेस्ट, बाकी पैटर्न करते हैं तो उसमें क्या नहीं हुई? कोई भी दूसरों से एमपी होती है ना, कंपैरिजन विद अदर सर्विसेज। अच्छा एमबी, अच्छा उसमें होता ये होता मुझे तो बुक भी है सर। अच्छा ठीक। और मुझे जो मैंने काम किया मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं काम कर रहा हूँ, उनके लिए भी कर रहा हूँ और आपके लिए भी कर रहा हूँ। ओके, इसमें मेक राइट इन द वर्क। ठीक 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 है। कोई और बात बताना चाहे कि मैं भाई आई एम प्राउड टू बी ए टैक्स मैन? ठीक। जैसे एवरीडे हर सुबह एक इंसान निकलता है अपने फैमिली के लिए, लाइवलीहुड कमाने के लिए। जब मैं निकलता हूँ तो आई थिंक कि मैं नेशन के लिए। बहुत अच्छा, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक। मेरा जो सेंस ऑफ प्राइड है वो उसकी रीजन ये है कि लाइक हेड ऑफ द फैमिली आई एम द कमाऊ पूत, एंड जस्ट लाइक फादर लाइक आई एम द ब्रेड विनर फॉर द फैमिली। ये एक बड़ी बिग रीजन है। और उसमें दूसरी रीजन ये है कि जब मैं खुद नीपा कर रहा था आपकी तरह ये लाहौर में, तो इंट्रो के अंदर एक सवाल पूछा गया कि भाई एक टीएमजी ग्रुप का अफसर था, उसने बात हुई सर्विस में, तो मैंने कहा कि भाई ये जो डीएमजी ग्रुप इन पर्टिकुलर और पुलिस, जिस तरह ये लोग हैं, ये मेरे बड़े मतलब इसमें बायस नहीं है, आई हैव ए रीजनिंग। मैं मैनेजमेंट का भी बड़ा सीरियस स्टूडेंट हूँ। तो मेरे आर्टिकल जो, अगर आप कभी मेरे जो आर्टिकल आप प्रोफाइल में पढ़ेंगे, तो मैं करियर में भी छपता था। मेरे
डान के अंदर मेरे मोस्ट ऑफ आर्टिकल छपते हैं, डान में, बिजनेस रिकॉर्डर में, और दी न्यूज के अंदर, और जंग में। बाइलिंगुअल लिखता हूँ मैं, रेगुलरली लिखता हूँ। अगर आप मेरी वेबसाइट और मेरा लिंक्डइन पेज विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो निपा के दौरान अफसर को मैंने कहा कि क्योंकि सारे ग्रुप थे, तो मेरा टॉपिक था टैक्स कल्चर, तो मैंने कहा कि इन दिस ऑगस्ट गैदरिंग ऑफ द स्पेंडर आई एम दी ओनली टैक्स कलेक्टर। तो ये है कि बाकी जितने भी महकमे हैं दे स्पेंड, वो वी आर दी ओनली हु कलेक्ट। तो ये बहुत बड़ा ग्रेसफुल जॉब है। अगेन इसके अपने चैलेंजेस भी हैं। अब ये कि इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जितनी कंज्यूमर मैनेजमेंट के जो बच्चे हैं वो देख लेंगे, मेरी बात को ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, या मैं जनरली भी, हमारे जो टैक्स के कंज्यूमर्स हैं वो मोस्टली, उनके अंदर दो तीन खूबियां हैं टैक्स के कंज्यूमर्स। एक तो खूबी ये है कि दे आर एम्बिशियस। जो भी आज करियाने की दुकान चला रहा है तो ही इज हार्ड वर्किंग, इसको फिट कर दो, वो हार्ड वर्किंग है, एम्बिशियस है, और वो ड्रीमर भी है, और वो इतना प्रैग्मेटिक थिंकर है कि पाकिस्तान के होस्टाइल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को बीट करते हुए अपना रास्ता बना रहा है। क्योंकि whosoever is the entrepreneur today in Pakistan, he is essentially a street smart man। और वो उसने सिस्टम के जो भी, बेसिकली तो सिस्टम होस्टाइल है, तो उस हॉस्टिलिटी को फाइट आउट करते हुए वो आज तो वो आज आपका टैक्स गुजारा है। आज वो लिवर ब्रदर्स का मालिक है, आज वो पैकेजेस लिमिटेड का मालिक है। तो वो हर कोई, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे में से गुजर के आपके पास आया। तो ये खूबसूरती है आपके कंज्यूमर की, आपके क्लाइंट की, कि उसको आपने बड़ी रैशनल, लॉजिकल, डीप थिंकिंग में बीट करना है। वो जो शेयर ब्रूटल फोर्स ऑफ ट्रेडिशन है और कल्चर है और ओबीडियंस है और सबसर्वियंस है, कि जो डीएमसी या पुलिस के साथ चल रही है बिकॉज ऑफ कल्चरल बैकवर्डनेस, वो आपके पास नहीं है। उनका तो चूंकि डे टू डे कंज्यूमर ही जो है ना, वो बिल्कुल या हाईली अपॉर्चुनिस्टिक है या हाईली सर्वाइल है बाय ओन एटीट्यूड एंड टेम्परामेंट। तो डेफिनेटली दे कैन अफोर्ड टू बी नॉनसेंसिकल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आर्बिट्रेरी, और सुबह शाम है भी है, चल भी रहे हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हमारा, मैं समझता हूँ कि योर जॉब इज द जॉब ऑफ ए सिविल जज टैक्सेस। अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूँ व्हाट एग्जैक्टली ए टैक्समैन डज, तो डे वन से ही इज ए सिविल जज टैक्समैन। हमारे एक हाई कोर्ट के जज हैं, वो रिटायर हो गए, वो अच्छे दोस्त हैं मेरे। वो एक दिन कह रहे थे मुझे कि मेरे पास जितनी भी जजमेंट्स आती हैं जिनको मैंने एडजुडिकेट किया हुआ, आई एम ऑलवेज हैप्पी कि जो आईआरएस के अफसरान हैं उनकी जजमेंट के अंदर बड़ा लॉजिक होता है, बड़ा फ्लो होता है, बड़ी थिंकिंग होती है। उसके मुकाबले में जो कस्टम के अफसरान होते हैं वो जो जजमेंट लिखते हैं वो बड़ी स्लिप शॉट होती है, बड़ी छक्का मारका होती है। तो उसके, लेकिन आईआरएस के अफसरान की जो जजमेंट है डेफिनेटली उसके अंदर बड़ा एक खास रिदम होता है जो कि एक जजमेंट में हम देखते हैं होनी चाहिए। खैर ये एक बैकग्राउंड थी। अब फोकस ऑफ टुडे जो मेरे ज़हन में ये है कि आप इनकम टैक्स लॉ को, मैं अपनी नज़र में, मैंने जो महकमे की सर्विस में भी और बाद में प्रैक्टिस में भी अडॉप्ट किया, तो मैं इसको महज इनकम टैक्स लॉ, ए जंबल ऑफ कंफ्यूजिंग phrases and क्लाइमेक्स एंटी क्लाइमेक्स प्रोविजंस टाइप, इस तरह का मैं प्रोपोजिशन नहीं लेता। मैं इसको इनकम टैक्स लॉ जो है एज ए बुक ऑफ टैक्स जस्टिस समझता। दिस इज
मेरा अपना ही है कि अगर आप, ये एक पर्सपेक्टिव है, इसको जरा थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थिंक कीजिए अपनी अप्लाइड साइड के ऊपर सुबह शाम। ये इनकम टैक्स लॉ, सेल्स टैक्स लॉ, एक्साइज लॉ, मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, बेनामी लॉ, ये जितने भी लॉ हैं, ये सिर्फ लॉ नहीं है, बेसिकली दे आर वेराइटीज ऑफ द बुक्स ऑफ टैक्स जस्टिस, एंड यू आर, आपके सामने ये मैडम खदीजा के सामने अगर पहले लिख दिया जाए जस्टिस खदीजा हुसैन, टैक्स जस्टिस खदीजा हुसैन, तो वो बड़ी रेलिवेंट होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप जस्टिस से पहले हाई कोर्ट तक पहुंचे, नहीं, कि यहीं पे बैठे बैठे आपके नामों के साथ जस्टिस खदीजा हुसैन लिखा जा सकता है। दिस इज द कोर जॉब दैट यू आर डूइंग। अब ये जॉब करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, वो ये है कि जो बुक ऑफ टैक्स जस्टिस है, तो जस्टिस की डिलीवरी कैसे की जाए। तो वो जो बुक ऑफ टैक्स जस्टिस है, वो डिलीवरी के लिए ये जो आपके 454 प्रोविजंस हैं मेन लॉ के, और इसी तरह 400-500 प्रोविजंस हैं आपके रूल्स, और अगर हम सेल्स टैक्स के भी डाल लें, फेडरल एक्साइज के भी डाल लें, मनी लॉन्ड्रिंग के भी डाल लें, और बेनामी के भी डाल लें, तो ये सारे के सारे हजारों प्रोविजंस बन जाते हैं जिनको आपने डील करना। और ये भी आप याद रखिए कि जितने भी प्रोविजंस हैं, दे दे आर दे आर ए वर्ड ऑफ देयर ओन। और वो कैसे है दे आर वर्ड ऑफ देयर ओन, कि अल्टीमेटली जस्टिस की डिलीवरी के लिए किसी भी लॉ के अंदर चार चीजें होता है फंडामेंटली। वो जो कोई भी स्टैट्यूट है, वो चार चीजें अपने अंदर रखता है, 4 फंक्शंस है जो लॉ डिलीवर करता है। और जो जज होता है, उन्हीं 4 फंक्शंस को एडजुडिकेट करता है और इंटरप्रेट करता है, अप्रिशिएट करता है और अप्लाई करता है। और जिसके बाद हम कहते हैं कि हाँ, दिस इज ए केस ऑफ टैक्स जस्टिस। ये ऐसा नहीं है कि कोई कमिश्नर अपील जो है ना, ये इस जजमेंट को उठा के फेंक दे, कोई ट्रिब्यूनल इसको उठा के फेंक दे। जैसे हमारे मोस्ट ऑफ दी जजमेंट जो हम लिखते हैं, वो उठा के फेंक दी जाती हैं अनफॉर्चुनेटली। इससे पहले मैं तो कनेक्ट करूं, मैं ये चाहूंगा कि जल्दी से आप में से जो भी वॉलंटियर करना चाहे, द बेस्ट ऑर्डर दे हैव ड्राफ्टेड सो फार एंड हैव टेस्ट एंड हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ अपील। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अव्वल तो हमारे यहाँ कोई इस तरह का ट्रैकिंग सिस्टम है नहीं है विच इज पॉसिबल, लेकिन फिर भी पता चल जाता है कि मैंने ये जजमेंट लिखी थी तो इट स्टूड द टेस्ट ऑफ अपील, CIT अपील, फिर उधर भी। क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस में आया, मुझे नौकरी में इतनी प्रैक्टिस में आया, तो मैं जब एक दिन एक ट्रिब्यूनल में केस प्लीड कर रहा था, तो पोस्ट प्लीडिंग आई थॉट इट्स द न्यू फेस। मैं उसको मिलने के लिए गया तो उसने कहा जी हम आपको फलां जजमेंट के हवाले से जानते हैं जो आपने लिखी, और मैं ही उसमें वकील था ट्रिब्यूनल का जज बनने से पहले। इट वाज सस्टेन्ड हियर, देन इट वाज सस्टेन्ड देयर एट द हाई कोर्ट। चले, नहीं है तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि टैक्स जस्टिस की डिलीवरी के लिए, अच्छा ये भी आपने अच्छी बात की। योर गुड नेम अली, अली, अली या अलीम, अली साल, अली साल। तो मैंने ये जो है ना हमारा ये इम्पल्स, कि हम बाय क्वांटम ऑफ टैक्स जो है ना उसको अच्छी जज करते हैं, इसको थोड़ा सा रीथिंक। इट इज नेवर द क्वांटम ऑफ टैक्स दैट मैटर्स, it is in fact the depth of analysis, the depth of analysis and quality of synthesis that matters. और आप जो भी ऑर्डर लिखते हैं उसके पास मेरी नजर में उसके 3 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है डेटा गैदरिंग, फर्स्ट फेज। उस डेटा गैदरिंग के बाद है एनालिसिस ऑफ द डेटा, और उस लास्ट है कि उसको आप ऑर्गेनाइज थॉट के अंदर एक रिपोर्ट फॉर्म कर लिख देते हैं, विच इज द सिंथेसिस। तो ये है डेटा गैदरिंग, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, दैट मेक्स अ ब्यूटीफुल ऑर्डर।
और ये एनालिसिस और सिंथेसिस किस चीज का है कि 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स जाते हैं आपके ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में जो आप ड्राफ्ट करते हैं। उसमें पहला इंग्रेडिएंट होता है कि कमांड ऑन द बिजनेस फैक्ट्स अंडर स्क्रूटनी। और फैक्ट्स के 2 शेड्स होते हैं, एक तो वो जो विजिबली आपके सामने है, जो उसने फाइनेंशियल्स के अंदर दिया है, एक वो है जो इनविजिबल है, जो फाइंड आउट करते हैं थ्रू योर स्क्रूटनी, डेप्थ ऑफ स्क्रूटनी, जिसमें कहते हैं नहीं, बिहाइंड दी कर्टन भी कुछ है। तो आप जो कर्टन राइज करते हैं, तो वो आपको गुड असेसमेंट ऑर्डर का पहला फेज होता है डेटा गैदरिंग का। दूसरा है अप्लाइड साइड के ऊपर, अकाउंटिंग के ऊपर आपका कितनी कमांड है, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है उसमें दे आर द टूल्स टू इवेड टैक्सेस। तो आप किस वक्त अनडू कर सकते हैं कि वो उनके रेशो एनालिसिस के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री, किस चीज के ऊपर आप अपनी चीजों को कमांड रखते हैं। तो वो बिजनेस फैक्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड लीगल प्रिंसिपल, जब इन तीनों को आप साइमल्टेनियसली विद इक्वल वेलोसिटी एंड फोर्स एंड एक्यूरेसी अप्लाई करते हैं, तो यू कम आउट विद अ वंडरफुल ऑर्डर दैट इज गोइंग टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ अपील। मतलब कि अगर आपने 5 पॉइंट उठाए हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक 3 तो लाजमी बच जाएंगे, और 2 को भी हटाने के लिए जो भी जज ऑफ द हाई कोर्ट होगा या जो भी ट्रिब्यूनल का जज होगा, उसको कोशिश करनी पड़ेगी, वो ऐसे नहीं उठा के रन ऑफ द मिल आपके केस को डिनाउंस कर देगा। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, कोई भी जो इनकम, कोई भी लॉ है दुनिया का, बेसिकली वो 4 फंक्शंस परफॉर्म करता है। और किसी भी जुरिस्डिक्शन का लॉ हो, वो लोकल लॉ हो, वो प्रोविंशियल लॉ, वो फेडरल लॉ, वो जापान का लॉ हो, वो अमेरिका का लॉ, इंडिया का लॉ, वो 4 फंक्शंस क्या है? इट क्रिएट्स ए एन इन्वेंटरी ऑफ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट, जिसको आप सेक्शन 2 के अंदर इनकम टैक्स पर्टिकुलर डेफिनेशन क्लासेस कहते हैं, दे आर फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स। नंबर 2 ये है कि इट क्रिएट्स ए सेट ऑफ liabilities which are in line with the purposes of the act. अगर ये इनकम टैक्स एक्ट है तो टैक्स को जनरेट करने की, टैक्स को असेस करने वाली लाइबिलिटीज हैं। अगर पुलिस है तो क्राइम को या लॉ एंड ऑर्डर को ब्रीच करने वाली लाइबिलिटीज हैं। इसी तरह जैसा पर्पस ऑफ द लॉ होगा, वैसे सेट ऑफ लाइबिलिटी हर लॉ क्रिएट करता है। तीसरा जो बात लॉ करता है वो इट क्रिएट्स ए सेट ऑफ राइट्स। कभी आपके जो सिटीजन्स हैं या दोज हु आर द फोकस एंड अफेक्टिव कंसर्न, जिस स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्संस के लिए, क्योंकि हम भी एक क्लास ऑफ पर्संस को डील करते हैं, हम 26 करोड़ को डील नहीं करते। हमारा यह है कि हर वो बंदा जिसकी टैक्सेबल इनकम है, दैट इज द क्लास ऑफ पर्सन वी डील विद। वी डोंट डील विद द 26 करोड़ या 24 करोड़ पीपल of the nation. तो वो इट क्रिएट्स ए सेट ऑफ राइट्स, और इट आल्सो क्रिएट्स ए सेट ऑफ मशीनरी। एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी हर लॉ क्रिएट करता है, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की, जैसे आप हम सब इकट्ठे हुए हैं, उस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के 2 फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, टू एनफोर्स दोज लायबिलिटीज, एंड नंबर 2, टू ग्रांट दोज राइट्स। उसको मूंछों को ताव दे के, अकड़ाव दे के, माचो डिस्पेंसेशन जो है ना, उसकी कोई जगह नहीं है लॉ के अंदर, जहां पे भी है, नो प्लेस एट ऑल। तो यहाँ पे तो सीधा साधा ये है कि आप टैक्स मशीनरी, लॉ ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है ना, वो अगर हम उसको डीपली देखें तो इट कंसेप्चुअलाइजेस ए लिमिटेड गवर्नमेंट। इसी तरह हर लॉ जो है वो अपनी आउटर बाउंड्री और लिमिटेशंस को एक्सप्रेसली डिफाइन करता है, और वो जो आउटर बाउंड्रीज हैं वो उसके 4 रुख हैं: कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशन क्लासेस, 2 लायबिलिटीज, 3 राइट्स एंड 4 पावर्स। अच्छा, अब हमारे इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो हमारे यहाँ
लॉ को आपने देखा होगा, अगर प्राइमरीली अगर हम देखें कि बहुत ब्रॉडली लॉ के कितने हिस्से हैं, अगर मैं कहूँ कि लॉ के दो या तीन ब्रॉडर कितने हिस्से हैं, कैन एनीबॉडी वॉलंटियर एंटर मी, कि इनकम टैक्स लॉ के ब्रॉडर तीन कंपोनेंट है जो नजर आते हैं कि ये बेसिकली इसके अंदर तीन कंपोनेंट है। एनी आइडिया? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। पहला पहला कंपोनेंट जो है वो है सब्सटेंटिव लॉ। पहला कंपोनेंट है सब्सटेंटिव। अच्छा, ये सब्सटेंटिव लॉ का कंपोनेंट इनकम टैक्स में नहीं होगा, ये सेल्स टैक्स में भी होगा। ये कंपोनेंट एक्साइज टैक्स में भी होगा। ये कंपोनेंट बेनामी लॉ के अंदर भी होगा। ये कंपोनेंट मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के अंदर भी है। ये कंपोनेंट सीआरपीसी में भी है। ये कंपोनेंट पीपीसी में के अंदर भी है। तो जहां जहां भी है, हर लॉ जो है वो एक सब्सटेंटिव लॉ क्रिएट करता है, पहला एक कंपोनेंट। उसी के साथ हमारा चूंकि सेल्फ कंटेन कोड है, आपने देखा होगा, अक्सर आपने जजमेंट पढ़ी होगी जिसके अंदर बाद जजेस लिखते हैं बहुत अर्ली कि इनकम टैक्स लॉ इज ए सेल्फ कंटेन कोड। इसी तरह जो सेल्स टैक्स लॉ, इट इज ए सेल्फ कंटेन। सेम वे एक्साइज इज ए सेल्फ कंटेन। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग लॉ जो है ना, वो भी सेल्फ कंटेन कोड है। ये सेल्फ कंटेन कोड क्यों कहते हैं, ये जो जनरली क्विक रिस्पांस फ्रॉम द क्लास, क्यों सेल्फ कंटेन कोड कहते हैं? Because it gives the complete procedure how to implement it. Yes. Implementation का complete procedure इसी के अंदर दिया हुआ है. That is why it's self-contained. बिल्कुल ठीक है। जो मैं अभी बात कर रहा था कि जो आप जब इनकम टैक्स लॉ का एक मेजर कंपोनेंट जो है वो सब्सटेंटिव लॉ है, जो कि सेक्शन 1 से सेक्शन 13 तक है, सेक्शन 1 से 113 तक। इट इज सब्सटेंटिव लॉ। अब आप देखेंगे अपनी किताब में, अगर आपके सामने उठा के वैसे रैंडम देख लीजिए, 114 के ऊपर लिखा हुआ है टाइटल के ऊपर प्रोसीजर। जस्ट 114 के ऊपर देखिए, देखिए सबके पहला टाइटल जो ऊपर हमने लिखा हुआ है, आप देखेंगे उसके ऊपर प्रोसीजर लिखा हुआ। ये मैंने इंडेक्स भी दिया हुआ है जो उसमें लिखा ना प्रोसीजर। तो दैट मीन्स कि 114 से ऑनवर्ड जो है 239 तक ये प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। अच्छा, फिर आखिर में आप देखेंगे स्केड्यूल शुरू हो गया है। स्केड्यूल 1 से लेकर 14 तक, वो 14 स्केड्यूल आखिर में आ जाता है। These are the three major components. Section 1 including Section 2 definition clauses 1 से लेकर 113 तक। This is the substantive. 114 से लेकर 239 तक प्रोसीजरल लॉ, और जो स्केड्यूल्स हैं 1 से लेकर 114 तक, they are further extensions of the substantive and procedural law. ये जो स्केड्यूल्स हैं इनकी अपनी लॉजिक क्या है? दे आर फर्दर एक्सटेंशंस ऑफ द सब्सटेंटिव लॉ एंड द प्रोसीजर। अच्छा, एनी आइडिया के टैक्स का जो डिलीवरी टैक्स का जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है और सिविल का जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उसमें क्या फर्क है? कोई आइडिया? टैक्स का पॉजिटिव है ना, आप लोगों के पावर के मतलब हम भी कंप्यूट करते हैं और हम भी ऑर्डर करते हैं। इट इज ये सिस्टम की बात नहीं हो रही, ये स्टाइल ऑफ पावर की बात हो रही है। जुडिशियल ठीक है, क्वाज़ी जुडिशियल हो गया, बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन ये तो हो गया ना द वे वी अप्रोच। तो फाउंडेशनल कोर डिफरेंस क्या है टैक्स जस्टिस में और सिविल जस्टिस में? मैं बता सकता हूँ। जो सिविल जस्टिस है, इट इज ए 2-स्टेप जस्टिस। पहले स्टेप के अंदर योर राइट्स आर डिटरमिन्ड, कि ये डिक्री हो गई। आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों में, डिक्री हो गई। जो डिक्री कहते हैं जी डिक्री हो गई, मेरे हक में डिक्री हो गई, उसके खिलाफ हो गई है, दैट मीन्स योर राइट हैज बीन डिटरमिन्ड इन योर फेवर।
और योर राइट हैज बीन डिटरमिन्ड अगेंस्ट यू, इसको कहते हैं डिक्री हो। लेकिन वो डिलीवरी ऑफ द राइट जो है ना, उसके लिए एक दूसरा स्टेप चलता है सिविल लॉ में, जिसको एग्जीक्यूशन का प्रोविजन कहते हैं। जबकि इनकम टैक्स लॉ के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स एंड डिलीवरी ऑफ द राइट, इट इज डन साइमल्टेनियसली। ये एक, इसीलिए यही है, दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस। इसी बात को वो ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस कहते हैं हम लोग, हार्ट एंड सोल के। एट द सेम टाइम डिटर्मिनेशन ऑफ राइट भी हो रही है, और साथ साथ ही डिलीवरी ऑफ द राइट उसी वक्त हो रही है। ये है, तो ये जो, अब लिंकिंग इट विद द कोर फंक्शंस। अब ये जो सब्सटेंटिव लॉ है, ये सब्सटेंटिव लॉ का पोर्शन है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 113 तक। ये वो सेक्शन है जो 3 चीजें क्रिएट करता है। व्हाट आर द फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड व्हाट आर द liabilities and what are the rights? Only 3. ये सब्सटेंटिव लॉ है, इसको सब्सटेंटिव क्या कहते हैं? इसके सिर्फ 3 फंक्शन है इस पोर्शन के, 1 से लेकर 14 तक, कि ये कॉन्सेप्ट्स, व्हाट आर द फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स, वो बताएगा, जैसे सेक्शन 2 है जनरल पर्पस कॉन्सेप्ट, और दूसरा बताएगा कि राइट्स क्या क्रिएट हुए, लायबिलिटी। अभी आप लेक्चर पढ़ेंगे, अपने आराम से मेरे नोट्स पढ़ेंगे, उसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट्स को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक है जनरल पर्पस कॉन्सेप्ट्स और एक है स्पेशल पर्पस कॉन्सेप्ट्स। मैंने जो इंडेक्स बनाया है आपके साथ, इसमें आप देखेंगे एक एम्प्लॉयर है जिसमें इंडेक्स ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। उसमें मैंने आपकी फर्दर रीडिंग के लिए, इन योर प्राइवेसी एंड कंफर्ट, मैंने तमाम इंडेक्स के सामने आगे कोड दे दिए हैं कि कॉन्सेप्ट की 2 किस्में, जनरल कॉन्सेप्ट क्या है और स्पेशल पर्पस कॉन्सेप्ट क्या है, लायबिलिटीज क्या है और एक्सटेंडेड लायबिलिटीज क्या है, राइट्स क्या है और एक्सटेंडेड राइट्स क्या है, और पावर्स क्या है, और उसकी ये सारे, ये आगे मैंने इंडेक्स के, आप देखेंगे मैंने उस इंडेक्स का जो आखिरी कॉलम है, लास्ट कॉलम ऑन द राइट साइड, उसके ऊपर मैंने एक कोड में अंदर एक्रोनिम लिखा हुआ है। एक्रोनिम का चार्ट ही मैंने आपको दे दिया है। अगर आप अपना पेज B1 जो है उसको आप देखेंगे तो मैंने उसमें आपकी सहूलत के लिए एक्रोनिम का एक पेज भी आपके लिए डाल दिया है B1 का। और एक्रोनिम का जो बैक पेज है B2 वाला, उसके अंदर अभी जो मैं बता रहा हूं उसकी मैंने समरी आपको दे दी है कि ये जो जहां पे ये बी खत्म होता है मैंने कोड किया हुआ पर आपके इस फोल्डर के अंदर बी के बाद B1 आएगा और बी के बैक के ऊपर B2 आएगा। तो जो B2 है उसको आप देखेंगे तो मैंने उसको एन्यूमरेशन भी कर दी हुई। अब मेरे ख्याल में अगर आप इसको फर्दर मैं यहाँ से अपने लेक्चर को एक्सपेंड करूंगा तो एवरीबॉडी हैज बिफोर हिम और हर द B2 पेज सबके सामने है। ये पार्ट B2 लिखा हुआ है, ये देखिए इस तरह का लिखा होगा पार्ट B2। अभी मैं बता रहा था कि ये किसी भी स्टैट्यूट के 3 कंपोनेंट हैं हमारे यहाँ, तो पर्टिकुलरली हैं सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ और जो स्केड्यूल का पोर्शन है उसके अंदर। और जो जूरिस्प्रूडेंशियल फंक्शन है 4, वो किस तरह फिट इन होते हैं उसको मैंने समरी बताई है कि जो सब्सटेंटिव लॉ है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 113 तक,
इसके अंदर जनरल पर्पस कॉन्सेप्ट जो है वो 24 है, लाइबिलिटीज जो है वो 44 है, राइट्स वो 43 हैं जो क्रिएट किए गए हैं। और ये इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं बता रहा था कि जब भी कि आप असेसमेंट ऑर्डर लिखते हैं तो विटिंगली अनविटिंगली आप इन 3 एरिया के अंदर काम कर रहे हो, या यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड अप्लाइंग इट, you are creating liability rupees 1 or 1 billion, or you are giving back refund, which is the right of the taxpayer, you are granting exemption, which is right of the taxpayers, or you are giving installments, which is right of the taxpayers. तो ये है जो असल आप काम करते हैं, बेसिकली आपका जो कोर फंक्शन है वो यही है कि कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं। अच्छा, हमें जैसे मैंने बात की एज जस्टिस खदीजा हुसैन, मैं कोई फैसला अगर लिखता हूं या लिखती हूं तो जस्टिस जो होता है वो क्या करता है, वो बाय 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 वेरी फोर्स, innate force of the name and the title of the job itself, वो अवॉइड करता है इनजस्टिस। इनजस्टिस को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि जितनी आप फेयर और डीपर अंडरस्टैंडिंग करते हैं कॉन्सेप्ट्स की, जितनी फेयर अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन करते हैं लायबिलिटीज की, और जितनी फेयर और अनबायस्ड ग्रांटिंग करते हैं राइट्स की, आप उतना ही इनजस्टिस को अवॉइड करते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इनकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। आप में से कितने लोग हैं जो इलाही कॉटन मिल्स के केस से वाकिफ? बाकी नहीं है, बाकी वैसे भी वाकिफ तो सभी होंगे, लेकिन नाम सुना हुआ या नाम पढ़ा हुआ है, कभी जजमेंट पढ़ी? अच्छा ये चले, अब टू बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, कितने लोगों ने इलाही कॉटन मिल की जजमेंट पढ़ी है? अब तो मैं करूंगा कि हाथ खड़ा करे जिसने पढ़ी है। सिर्फ आप ही ने पढ़ी है? चलिए, खैर, वेरी गुड, तो बड़ी हिम्मत है आपकी। एनीवे, अच्छा, इनकम के कॉन्सेप्ट के ऊपर, इनकम के कॉन्सेप्ट के ऊपर इलाही कॉटन मिल्स केस इज ए क्लासिक्स। अगर मैं कुरिकुलम डिजाइनर होता इस डॉट का, तो कुछ केसेस हैं जो मैं लाजमी प्रिस्क्राइब करता, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर होता। उनमें से एक केस है इलाही कॉटन मिल्स। तो उसके अंदर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, उसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, वो क्यों डिटरमाइन किया गया? और वो इसलिए ही है कि आप रोज सुबह शाम पीटीआर तो आप सभी जानते होंगे, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रेजीम, उसकी जो जुडिशियल एप्लीकेशन है वो इलाही कॉटन मिल्स ने उसको जस्टिफाई किया था। ये 79 के एक्ट में 80C, 80CC और 80CCC 3 प्रोविजंस ऐड हुए थे कॉरस्पॉन्डिंग टू आवर करंट प्रोस्पेक्टिव रेजीम, और उसके ऊपर एक डिबेट चली थी। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उस डिबेट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के FBR के हक में कर दिया। अच्छा, ये और उसके अंदर था कॉन्सेप्ट उसमें ये था 80C, 80CC और 80D के अंदर कि किसी ने अगर ₹1,00,000 की सप्लाई की है तो ₹1,00,000 वुड बी प्रिज्यूम टू बी द इनकम। हालांकि नॉर्मली इट इज ग्रोटेस्क एंड इलॉजिकल कि भाई मेरी ग्रॉस सेल तो मेरी इनकम नहीं है ना, लेकिन बाय फिक्शन ऑफ लॉ उसको इनकम समझा गया। फिर कहा कि उस ₹1,00,000 के ऊपर जो मेरा टैक्स कट गया है 10 रुपए या 100 रुपया, वो 100 रुपया प्रिज्यूम टू बी द टैक्स। तो इसको चैलेंज किया। इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंगली 80CC के अंदर एक्सपोर्ट्स को टैक्स किया गया, और 80CCC के अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह टैक्स किया गया है। तो सबको कहा कि जितनी भी
आपका ग्रास टर्नओवर है, दैट इज योर इनकम, और जो टैक्स आपका कट रहा है दैट इज योर टैक्स, फाइनल टैक्स, प्रिजम्पटिव टैक्स जिसको कहते हैं। उसके ऊपर फिर बताया गया कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अंदर दुनिया टैक्स के हवाले से कितना आगे जा चुकी है। तो वो कॉन्सेप्ट इज सो इम्पोर्टेंट। अभी आपको पता है जो नई अमेंडमेंट आई है उसके अंदर 2 नए कॉन्सेप्ट ऐड आए हैं। अभी जो फाइनेंस एक्ट 2024 है उसके अंदर एक बोर्ड का कॉन्सेप्ट आ गया, वो बोर्ड के कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड किया गया है, और साथ एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया है चीफ इन्वेस्टिगेटर का। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन साइड का है, पावर वाला कॉन्सेप्ट। चीफ इन्वेस्टिगेटर का मतलब है कि ए न्यू कॉन्सेप्ट हैज बीन एडेड विद रिस्पेक्ट टू पावर, एक नई पावर क्रिएट कर दी गई। इसी तरह बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, बोर्ड डेफिनेशन को एक्सपेंड कर दिया गया है, क्वालिफाई कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इस साल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो टैक्स के अंदर इंट्रोड्यूस किए उसमें सिर्फ पावर के हवाले से नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं, लेकिन जहां तक लायबिलिटी की बात है, जहां तक राइट्स की बात है, उसको नहीं छेड़ा गया। लेकिन पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये 2 कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, चीफ इन्वेस्टिगेटर का और साथ उसके बोर्ड का भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मुस्तफा इम्पैक्ट्स का केस कितने लोगों ने पढ़ा है? गवर्नमेंट डिफाइन की। अच्छा, अगेंस्ट वेरी इंटरेस्टिंग केस मुस्तफा इम्पैक्ट्स भी ऐसा है कि जो जुडिशियल थिंकिंग के लिए, जुडिशियल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मुस्तफा इम्पैक्ट्स का केस। तो ये केस चैलेंज होगा। ये जो बोर्ड की अमेंडमेंट अभी इन्होंने की है, बोर्ड के डेफिनेशन की, इन्होंने ये डिफाइन कर दिया है कि अगर किसी मेंबर ऑफ द बोर्ड को भी पावर डेलीगेट कर दी जाए, एनी ऑफ द पावर एंड, तो वो मेंबर साहब भी बोर्ड तस्वर होंगे। ये डेफिनेशन ऐड हो गई कि किसी मेंबर को कोई भी बोर्ड का या सारे फंक्शन कर दिए जाएं तो वो भी बोर्ड कहलाएगा, वन मैन। तो ये जो मुस्तफा इम्पैक्ट्स का केस है ये उसके साथ खुली लड़ाई है, जो कि ये चलने वाली नहीं है। ऑलरेडी कुछ और केसेस के अंदर इस तरह की एक बात है। ये डेलीगेशन ऑफ एक सेकंड कॉन्सेप्ट है जो इनकम टैक्स का आपका पावर में अंदर आएगा, जो आपके यहाँ डेलीगेशन है उस एस्पेक्ट के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये बात मैं कर रहा था कि जो सब्सटेंटिव लॉ है वो है सेक्शन 1 से लेकर 113 तक। उसके अंदर आपको जितने भी अपने लायबिलिटी और राइट्स क्रिएट किए गए हैं, लेकिन इसके साथ ये जो सब्सटेंटिव लॉ है, कॉन्सेप्ट्स के 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो है सेक्शन 2 अलोन जो डेफिनेशन क्लासेस, ये जनरल पर्पस के लिए एंड टू एंड हर प्रोविजन में ये एप्लीकेबल होते हैं और अट्रैक्ट हो सकते हैं जनरल पर्पस डेफिनेशन जो सेक्शन 2 के अंदर है। लेकिन जैसे जैसे लॉ आगे बढ़ता है, सेक्शन 434 ऑनवर्ड्स अप टू 13, तो हर कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें विद इन द सेक्शंस भी डेफिनेशन दे रहा है। मसलन आप वो मैंने उसको मैं कहता हूं स्पेशल पर्पस कॉन्सेप्ट्स। वो क्या है मेरी नजर में? दे टू आर कॉन्सेप्ट्स, लेकिन वो स्पेशल पर्पस कॉन्सेप्ट्स है, वो जनरल नहीं है। उसको मैंने आपके यहाँ ये जो पार्ट डी है, लास्ट पेज ऑफ द फोल्डर, ये पार्ट डी जो है इसके अंदर मैंने आपको इन्यूमरेट कर दिया हुआ है। और आखिरी कॉलम जो है जूरिस्प्रूडेंशियल फंक्शंस, आप देखें इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है SC। SC मीन स्पेशल पर्पस कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, ये तो हो गया सारे का सारा, आप अपनी फुर्सत में पढ़ लेंगे स्पेशल पर्पस कॉन्सेप्ट ही है। लेकिन अभी आप देखेंगे मैंने बोल्ड के अंदर 2 टाइटल किए हुए हैं। एक बोल्ड के अंदर वो लेफ्ट साइड के ऊपर फर्स्ट कॉलम में टाइटल है हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, और दूसरा है हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। दिस इज फॉर योर स्पेशल अटेंशन। आप देखेंगे जो स्पेशल पर्पस कॉन्सेप्ट्स हैं अगरचे 42 हैं इन टोटल, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 2 हेड ऑफ इनकम, सैलरी को डील करते हैं और बिजनेस को डील करते हैं। बिजनेस रिलेटेड जो है वो देखिए तकरीबन ये से है, बल्कि ज्यादा, हाँ
40 के करीब वो हैं, और ऊपर सिर्फ सैलरी के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सैलरी टैक्सेशन करनी है तो उसकी एप्रिसिएशन के लिए सर्विसेज का कॉन्सेप्ट क्या है, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम का क्या कॉन्सेप्ट है, और बेंचमार्क रेट किसको कहते हैं, ये स्पेशल पर्पस कॉन्सेप्ट हैं जब भी सैलरी की टैक्सेशन करेंगे तो उसके लिए बहुत जरूरी है। बिजनेस में जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी, आपको पता है कि अभी लेटेस्ट कम्प्लेक्सिटी फ्रीलांसिंग बिजनेस के आ गई है, रीड का कॉन्सेप्ट आ गया है, बैंकिंग बिजनेस बड़ा सोफिस्टिकेट हो गया है। अच्छा, ये जैसे जैसे बिजनेस बन रहे हैं, फिर दो बिजनेस मर्ज हो जाते हैं तो उसको कैसे टैक्स करना है, और फिर एक बिजनेस दो बिजनेस में डिवाइड हो जाता है उसको कैसे टैक्स करना है। तो जितनी भी ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको हैंडल करने के लिए, और नया बेनिफिशियल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, ओनरशिप इंटरेस्ट क्या है, ये सारे के लिए बिजनेस रिलेटेड जितने भी हैं वो कॉन्सेप्ट वो they are not part of the definition classes, they are part of the mainstream substantive law. तो ये है वो एरिया के कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज अ वेरी वेरी वाइड एरिया एंड वेरी necessary area for a just delivery of the tax services. अच्छा, अब एक और बात यह है कि ये जो कॉन्सेप्ट है क्या बजाते खुद एक फ्रेज लॉ में इस्तेमाल होती है, सेल्फ एग्जीक्यूटरी है या डिपेंडेंट प्रोविजन है? कभी आपने सोचा इसके ऊपर कि आपकी सेक्शन 2 सब क्लास 29 के अंदर डेफिनेशन है इनकम की, तो क्या सिर्फ उस इनकम की स्ट्रेंथ के ऊपर अमजद हाशमी की इनकम को टैक्स किया जा सकता है? किया जा सकता है। आपने पॉजिटिव, अच्छा कैसे? डिफाइंड है कि भाई ये क्लासेस अगर ये इवेंचुअलिटी बिजनेस में आकर हम लोग इनकम। अच्छा जरा पढ़िए 229 पढ़िए। Can include any amount chargeable to tax under this ordinance. इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। नंबर 2 ठीक है, आगे। Any amount subject to collection or deduction of taxes in 148, ठीक है, 150, 152, 153, 154, 156, 156A to 33, subsection 5 of the section 234, section 236C, and any amount which is income under any provision of this ordinance and any law on. अब आप देखिए ना कि ये जो इनकम की डेफिनेशन है, इट हैज इट्स ओन 4 permutations. It is not one phrase, one sentence. It has 4 shades of its own. एक वो इनकम है जो चार्जेबल टू टैक्स है, एक वो इनकम है जिसके ऊपर टैक्स की कटौती हो गई है, कलेक्ट हुआ है या डिडक्ट हो गया है, एक वो इनकम है जो लास्ट में जा रही है, एक वो इनकम है जो बाय फिक्शन ऑफ लॉ इनकम ट्रीट की गई है। तो अमजद हाशमी की इनकम बैठे बैठे आप कैसे टैक्स करते हैं इसमें से? मेरी तो इनकम जो है दैट इज फ्रॉम लॉ प्रैक्टिस, तो इसमें कैसे आप मुझे टैक्स कर लेंगे सिर्फ ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस? जी यस, दिस आई वांटेड टू ब्रिंग होम। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर एम्प्टी वर्ड्स in their own right. They are sacred promises in their own rights. Rather, they are dormant volcanoes. They are also dormant volcanoes. But when these volcanoes become volatile when these definitions are incorporated into the substantive law in terms of liabilities or in terms of rights. The potency and force hidden in the concepts comes into play and comes on the stage only when these concepts are incorporated into the provisions of liabilities or the provisions of rights given in section 1 to 113.
अब सेक्शन 4 में चले जाइए, पढ़िए आप सेक्शन 4 को लाउडली पढ़िए, और भी जो मैंने बात की है उसको देखें, अभी यहाँ पे वो प्रूव हो रही या नहीं हो रही सेक्शन 4 में। Subject to this ordinance, people that shall be imposed for each taxpayer at the rate or rates specified in division 2 of part 1 of the first schedule, as the case may be, division 1 of division 2, on every person who has taxable income per year. अब पता चलता है कि यहाँ हाशमी साहब काबू आते हैं या नहीं आते। यहाँ हाशमी साहब काबू आ गए, इसलिए कि ये जो प्रोविजन है विच है क्रिएटेड लायबिलिटी, इस प्रोविजन में वो जो इनकम वाला कॉन्सेप्ट है वो इनकॉर्पोरेट हो गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम of section 229 has been properly and authoritatively incorporated into this provision, और उस इनकम को कहा गया है टैक्सेबल इनकम। यही है ना जी। तो ये है कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी जात के अंदर उसकी कोई वर्थ नहीं है, कोई इफेक्टिवनेस नहीं है, कोई पोटेंसी नहीं है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट जब सब्सटेंटिव लॉ के अंदर कहीं पे या लायबिलिटी क्रिएट करने में कैटलाइज हो रहा है या राइट क्रिएट करने में कैटलाइज हो रहा है, देन इट इज द पोटेंसी ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट कम्स इनटू प्ले। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एक अच्छा जस्टिस ऑफ टैक्सेस जो है वो अप्रिशिएट करेगा जब भी अपनी ऑर्डर लिखेगा। अच्छा, अब ये जो लायबिलिटीज मैंने आपको बताया कि जो लायबिलिटीज हैं, ये आप एक लफ्ज इस्तेमाल होता आर्बिट्रेरीनेस। अक्सर जब को जज हमारी जजमेंट्स को, हमारे ऑर्डर को डिनाउंस कर रहा होता है, डाइल्यूट कर रहा होता है, डिसमिस कर रहा होता है, तो अक्सर एपिथेट या एडजेक्टिव जो इस्तेमाल करता है वो यही करता है कि कैप्रिशियस ऑर्डर है, आर्बिट्रेरी ऑर्डर है, अनरीजनेबल ऑर्डर है। वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि वो एक एंथुसिज्म होता है या पेट्रियोटिज्म होता है या रॉनेस होती है या ब्रूटल फोर्स ऑफ पावर होती है जो हमसे काम करवा रही होती है, और जो हमारी इननेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई लॉ की अपनी डिक्टेट्स और डिमांड क्या है, क्या उसको भी कहीं पे 2-4 पैरों में लिखा गया या नहीं लिखा गया, तो हम भूल जाते हैं। लेकिन जब वही जस्टिस, जो बड़ा जस्टिस, हालांकि आप खुद बड़े जस्टिस बन सकते हैं, वो जब देखता है तो वो कहता है जी पढ़ो जी किताब, पढ़े जी, इसमें जो कुछ आपने कहा है ये कहाँ लिखा हुआ। कोई भी लायबिलिटी जो है वो जब क्रिएट होगी तो वो क्वालिफाइड लायबिलिटी होगी, वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी नहीं। तो आपको जजमेंट लिखते हुए जब भी हम अच्छा ऑर्डर लिखते हैं तो लायबिलिटी की जो प्री क्वालिफिकेशंस हैं उनको हम देखते हैं, और ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर हम, खासतौर पर मेरा अपना मानना ये है कि सैलरी टैक्सेशन इतना बड़ा सब्जेक्ट है, सैलरी टैक्सेशन इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हमें ये जो हमने रेट बढ़ा दिया है ना, ये हमने बड़ी ज्यादती की है, सैलरी क्लास के ऊपर रेट बना दिया कि इसमें वो गेहूं के साथ गुण भी पिस गया है। लेकिन सैलरी का जो सेक्शन 13 है पर्क्स, सिर्फ अगर इसकी एप्लीकेशन हो जाए, सिर्फ इसकी एप्लीकेशन, तो वहीं से आपको बहुत कुछ मिल जाए। आपने अभी तक अपनी जो भी आपका कैरियर है नेक्स्ट प्रमोशन से पहले, इस कैरियर में मुझे बताएं किसी आईसी ने कभी सैलरी का केस भी ओपन किया? जो भी आपके पास नोटिस आता है, आईसी साहब नोटिस देते हैं 122(5)(a) का, उसमें बिजनेस रिलेटेड तो हमेशा ही आते हैं, ठीक है, लेकिन कभी आपने देखा किसी एडिशनल कमिश्नर ने सैलरी को भी हाथ डाला हो? नहीं ना, और नहीं होगा। उसकी क्या वजह है कि ओवरऑल जो डिपार्टमेंटल जो हिस्ट्री ऑफ कॉम्पिटेंस और करंट कंट्रीब्यूटरी नॉलेज
वो दोनों डेफिशिएंट है इन जुडिशियल एंड जूरिस्प्रूडेंशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शन 13 पक्स का जो है। पक्स तो इतना बारीक पेश, मैं अक्सर फोरम के अंदर मैं ये जाता हूँ पब्लिक स्पीकिंग के लिए, तो वहां पे मैं ये बात कहता हूं कि भाई इनकम टैक्स लॉ जो है, एक तो क्वालिटी वाइज आवर लॉ इन इट्स कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, डेप्थ एंड सोफिस्टिकेशन is as good a law as of Australia, as of Japan, as of USA. It's a very, very modern law. आपने इस लॉ ने आपको बहुत ज्यादा एम्पावर कर दिया, बहुत ही ज्यादा एम्पावर कर दिया। मतलब कि आपके पास ताकतें ज्यादा हो गई हैं, आपके पास उन ताकतों के जैसे होता है ना, एक डाकू भी छुरी इस्तेमाल करता है और सर्जन भी छुरी इस्तेमाल करता है, लेकिन आपका जॉब यह है कि दी एप्लीकेशन ऑफ नाइफ एज ए सर्जन, नॉट एप्लीकेशन ऑफ लाइफ एज ए डिकॉइट। लेकिन होता क्या है, विटिंगली, अनविटिंगली, नोइंगली, अननोइंगली, वो जो नाइफ इस्तेमाल हो रहा है वो डिकॉइट के टेम्परामेंट में होता है, वो सर्जन के टेम्परामेंट में नहीं होता। तो उस पस मंजर में पक्ष जो है सैलरी का, आपने देखा कभी कोई भी हो, जब आप आईसी बने तो आप कम से कम तवज्जो दीजिए, कभी एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। इस सिलसिले में आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूं, तो बड़ी जल्दी आप उन पोजीशनों पे आ जाएंगे। आप कहिए जी कि जितने भी बैंकों के प्रेसिडेंट हैं, इनकी जो हमें अपॉइंटमेंट लेटर है ना, वो दे दें बस, और उसके बाद जो एनुअल नोवेशन या चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसकी कॉपी दे दें। 80% केस आप रीओपन कर सकते हैं। इट इज सो सोफिस्टिकेटेड। चलिए, ये तो हो गया लायबिलिटीज वाली बात, कि लायबिलिटी एब्सोल्यूट नहीं है। जो भी क्वालिफाइड कॉन्सेप्ट है, क्वालिफिकेशंस है, प्री क्वालिफिकेशंस है, वो आपने लाजमी देखने हैं, लायबिलिटी देते। अच्छा, एक रिफंड के मामले में जो राइट्स ऑफ रिफंड है, राइट्स उसके अंदर रिफंड है, उसके अंदर एग्जम्पशंस है। हमारा ये एक कल्चरल प्रॉब्लम है, और वो कल्चरल प्रॉब्लम अब तक चल रहा है। उसके बाज़ बड़े नॉस्टी किस्म के उस कल्चरल जो है ना, कभी कभी स्टिंकिंग इफेक्ट देता है। जैसे लेटली लाहौर का एक जो अनहैप्पी इंसिडेंट हुआ है, कुछ सीनियर अफसरान जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, दे आर फेसिंग द इंक्वायरी। वो क्या है? वो वही है कि डिलीवरी ऑफ राइट के मुकाबले में हम लोगों का एटीट्यूड जो है ना, वो कल्चरली बड़ा अनइथिकल है, आर्बिट्रेरी है, अनजस्ट है। वो ये है कि वो एक कल्चरल इशू है मेरी नजर में, जिसके अंदर कल्चर इज प्रिवेलिंग, द पावर ऑफ कल्चर इज प्रिवेलिंग ओवर द पावर ऑफ लॉ। आपके यहाँ सिर्फ इसमें और एरिया भी है, जैसे आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर अशफाक जिस थोड़े से टेन्योर के अंदर चेयरमैन रहे, तो उन्होंने कैटेगोरिकली एम्फेटिकली कहा कि ये जो भूखमंगों की तरह आप एडवांस कलेक्ट करते हैं टैक्सेस, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नो मोर। और आपने एक्सपीरियंस किया, ही वॉज द ओनली वन जिसने कहा नहीं जी मैं इसको नहीं करूँ। कोई डायरेक्टली ये जो बात कहाँ से आई अशफाक साहब के अंदर, कि अशफाक की अपनी जो रीडिंग ऑफ लॉ है, उसके अंदर जो क्लैरिटी है, उसके अंदर जो डेप्थ है, अशफाक का, डॉक्टर अशफाक का जो अपना कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, लायबिलिटी और जस्टिस है, वो इतना सेल्फ एश्योर्ड है। उसने कहा जी क्या होता है, कोई जरूरत नहीं है, आई विल फेस द प्राइम मिनिस्टर, आई विल फेस द कैबिनेट, आई विल फेस द कमेटी, व्हाटएवर इट इज। लेकिन मैं ये भूखमंगे वाला जो डिग्रेडिंग है, बिलिटलिंग एंड डिफेसिंग जो एटीट्यूड है मेरे अपने अफसरान के लिए, डिपार्टमेंट की गुडविल के, प्रेस्टीज के लिए, ये मैं नहीं करूंगा। नथिंग हैपेंड। ये भी एक जो वो था जिसके अंदर जो बैड ट्रेडिशन ऑफ द कल्चर जो थी, वो पावर की जो इंटेग्रिटी ऑफ लॉ है उसको खामखा पॉल्यूट कर रही थी। इसी तरह राइट्स देते हुए भी आप कोशिश कीजिए इन योर नेक्स्ट करियर टू कम, के राइट देते हुए अथॉरिटेटिवली डिफाइन कीजिए, एग्जामिन कीजिए, असेस कीजिए, इन डेप्थ एनालिसिस करके, पर सेल्फ एश्योर्डली डिलीवर कीजिए। कुछ नहीं होता, कोई क्या मत नहीं आती। कोई भी काम जो इंटेग्रिटी के साथ किया जाए, नेक नीयत से किया जाए, उसको उसकी एक्सप्लेनेशन ही देनी पड़ती।
टाइम जो है वो बजाते खुद बहुत बड़ा रेफरी होता है जो आपकी साइड पे खड़ा होता है। यू नहीं, मैंने ठीक दिया, ये लॉ में लिखा हुआ है। सिर्फ व्हेन आई वाज कमिश्नर कराची, तो 2 महीने के लिए एक पावर दी गई थी कमिश्नर को कि एक्स पाकिस्तान लीव जो है वो कमिश्नर दे सकता है। यंग ऑफिसर, उसको बाहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, उसने कहा जी मुझे 2 साल की छुट्टी चाहिए, मैंने उसको दी, मैं छुट्टी दे दी, वो चला गया बाहर पढ़ने के लिए। फिर काम से वो पावर्स विड्रॉ हो गई, जो भी होगा, एफडीआर का जो एटीट्यूड होता है, वहां से फिर एक एक्सप्लेनेशन कॉल होगी मुझे, ये आपने एक्स पाकिस्तान लीव क्यों दी? बिकॉज आई वाज एम्पावर्ड टू डू इट, ये आपकी चिट्ठी है, ये आपने कहा, मैंने उसी टेन्योर पे दे दिया, बताइए मैंने क्या करना है? मुझे आपने पेशावर भेजना, पेशावर भेज दिया, आपने मुझे कोटा भेजना, कोटा भेज, मैंने तो ये पावर है आपने बोर्ड ने मुझे दी थी, ये 2 महीने के अंदर ये मैंने ऑर्डर वो चला गया। आप ये बताइए ना, मैंने या तो उससे पहले दी हो तो आप, मैं अकाउंटेबल हूँ, उसके बाद दी हो मैं अकाउंटेबल हूँ, बैक डेट करके दी हो मैं अकाउंटेबल हूँ। ऐसी तो कोई बात की ही नहीं है, तो ये छुट्टी वापस करें बात, ये यू हैव टू। करेज जो है वो, करेज हैज इट्स ओन कास्ट, तो कॉवर्डिस हैज इट्स ओन कास्ट, तो करेज की अपनी कास्ट है। तो इसके लिए जो जस्टिस है उसकी डिलीवरी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो करेज है। वैसे भी किसी भी जस्टिस में मेरी नजर में 3 खूबियां होती। नंबर 1 इंटेलिजेंस, नंबर 2 करेज, और नंबर 3 डिलीवरी, सॉरी, करेज, इंटेलिजेंस, लेट मी कम, ठीक। अच्छा जी, ये मैंने आपको बता दिया कि जो सेक्शन पहला पार्ट है 1 से लेकर 1113 तक, इट ओनली क्रिएट्स कॉन्सेप्ट्स, राइट्स एंड लायबिलिटीज। और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके भी आगे 2 कंपोनेंट्स हैं, एक जनरल पर्पस कॉन्सेप्ट्स हैं विच आर सेल्फ कंटेन्ड इन सेक्शन 2 ओनली, और फिर स्पेशल पर्पस कॉन्सेप्ट्स हैं विच आर कंटेन्ड इन द मेन स्ट्रीम प्रोविजंस सेक्शन 4 टू सेक्शन 113 स्पेशल। और पर्पसली एज ऑफ टुडे सिर्फ 2 सेक्शन जो हैं, सैलरी का हेड ऑफ इनकम और बिजनेस का हेड ऑफ इनकम है, उसको स्पेशल पर्पस कॉन्सेप्ट डील करते हैं, बाकियों को डील नहीं। अब आ जाते हैं आगे हम प्रोसीजरल लॉ का सेकंड कंपोनेंट जो है 114 से लेकर 239 तक, विच इज प्रोसीजरल। प्रोसीजरल क्या है? प्रोसीजरल लॉ ये कहता है हाउ टू create those liabilities. This is the how part. It is not the what part. What part पीछे रह गया। लेकिन इसमें फर्क ये है कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ के अंदर फर्क ये है कि प्रोसीजरल लॉ इज ऑलवेज सबसर्विएंट टू द सब्सटेंटिव। कहीं भी प्रोसीजरल लॉ जो है वो अगर सबसर्विएंट लॉ को वायलेट करता है या इनकॉन्फ्रेंट करता है, तो वो कोई भी लायबिलिटी जो प्रोसीजरल लॉ में क्रिएट की गई है वो अनसस्टेनेबल होती है। सॉरी, तो अब आ जाइए, जो मैंने आपको कहा कि आप जो इंडेक्स मैंने दिया है उसमें आप देखेंगे कि शेड्यूल 1 से लेकर 14 तक, पार्ट बी में चले जाइए। एंड ऑफ द पार्ट बी जहां से शेड्यूल शुरू होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1। एवरीबॉडी गॉट द पेज? ये जहां पे इंडेक्स खत्म होता है सेक्शन 242 के बाद, इंडेक्स खत्म होगा सेक्शन 243, उसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल।
अब आप देखिए कि एक कॉमन डिनोमिनेटर है, जितने भी सेक्शन हैं फर्स्ट शेड्यूल के, जितनी भी डिवीजन्स हैं वो रेट रिलेटेड है। कहीं पे 1% है, कहीं पे 2% है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 15 है। इसको मैंने EL एक्सटेंडेड लायबिलिटी का एक्रोनिम दिया हुआ है। जो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है पीछे सब्सटेंटिव लॉ के अंदर जो क्रिएट हो रही है लायबिलिटी, उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। जो सेक्शन 4 पढ़ा गया, जरा सेक्शन 4 दोबारा पढ़िए। Subject to this ordinance, income tax shall be imposed for each tax year at the rate or rates एट द रेट, एट द रेट, ये जो जनरल लफ्ज है, ये जो जनरल लायबिलिटी एट द रेट, ये सब्सटेंटिव लॉ के अंदर रेट है। लायबिलिटी क्रिएट की जा रही है कि ये 5% टैक्स लगेगा, 10% लगेगा, 20% लगेगा। इसकी एक्सटेंशन है यहाँ पे एट द रेट। ये डिवीजन 1 के अंदर आप देखेंगे, ये डिवीजन 1 जो है ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की है, और आगे सैलरी की आ जाएगी डिवीजन 2 के अंदर इसी में। तो ये एक्सटेंडेड लायबिलिटी का पोर्शन है। ये जितने भी पार्ट हैं ये सारे के सारे एक्सटेंडेड लायबिलिटी है। जहां जब आगे आप आते चले जाएंगे, ये सेक्शन 154 में कितना टैक्स कटता है, सेक्शन 153 में कितना टैक्स कटता है, ये सारी क्या चीजें हैं, दे आर ऑल एक्सटेंडेड लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसी तरह आगे चले जाइए, डिडक्शन ऑफ एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये एक्सटेंडेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। फिर आप सेकंड स्केड्यूल में चले जाइए, जहां पे सेक्शन 53 का है। ये राइट साइड का जो कॉलम है 519 पेज, जो इंडेक्स पेज, ये मैंने जो इंडेक्स लिया हुआ है ये FBR की वेबसाइट पे जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वहां से पेज मैंने उठाए। ये वो पेज है, ये आपके पास जो किताबें हैं ये वो पेज नहीं है, ये मैंने इंडेक्स वाली जो पेज है वहां से उठाए। आप देखें, आप चले जाइए पेज 519 के ऊपर। सॉरी, इंडेक्स के पेज ये है, यहाँ से सेकंड शेड्यूल शुरू हो जाता है। किताब में ना जाइए, ये मेरे नोट्स के अंदर 519। ये जो पार्ट बी है, इसका जो आखिरी कॉलम है उसमें मैंने पेज दिया हुआ है, उसका है पेज 519। आप इस देखेंगे, ये मैंने इसको कोड दिया हुआ है। लेफ्ट कॉलम में मैंने खास तौर पे लिखा हुआ है सेक्शन 53 है, सेक्शन 42 है, सेक्शन 23 है, सेक्शन 25 है, सेक्शन 99 है। ये क्या है, ER एक्सटेंडेड राइट्स। ये सारे क्या हैं, सेक्शन 53 जो है वो आपको बताता है कि सेक्शन 53 का एक सब्सटेंटिव राइट क्रिएट करता है सेक्शन 53, लेकिन उस सब्सटेंटिव राइट की जो डिटेल्स हैं, उसकी जो फर्दर एक्सपेंशंस हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई हैं सेकंड शेड्यूल के अंदर। तो ये सेक्शन 53 एंड सेकंड शेड्यूल, दे आर इंटरलिंक्ड, दे हैव टू बी रेड होलिस्टिकली। आप इन सेपरेशन नहीं पढ़ सकते दोनों। सेक्शन 53 से आप कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ ड्रा करेंगे राइट की, और उसके अंदर उसकी जो फर्दर डिटेल है, क्वालिफिकेशंस हैं, कंडीशंस हैं, लिमिटेशंस हैं, वो राइट यहाँ पे आ गई हैं कि एग्जाम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम कैसे है, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स कैसे मिलेगी आपको, स्पेसिफिक प्रोविजन की नॉन एप्लीकेशन कैसे होगी, फिर डेप्रिसिएशन में इनिशियल अलाउंस कैसे मिलेगा आपको, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर कैसे मिलेगा, और प्रॉफिट एंड गेन्स इंश्योरेंस बिजनेस कैसे होगा, वो सारे का सारा एक्सटेंडेड राइट के अंदर मैंने कहा। फिर आगे जो 5th शेड्यूल है वो एक्सटेंडेड लायबिलिटी के 2 कॉलम है। आगे फिर 6th शेड्यूल जो है वो फिर एक्सटेंडेड राइट्स है, जिसके अंदर प्रोविडेंट फंड, जिसको जो आपके पास बस यही थे कमिश्नर अप्रूवल के लिए आते हैं, दैट इज योर एक्सटेंडेड राइट कि प्रोविडेंट फंड की रिकग्निशन करनी है, सुपर एन्युटी फंड की आपने रिकग्निशन देनी है, इट इज ऑल एक्सटेंडेड राइट। और इसी तरह फिर एक्सटेंडेड लायबिलिटी का जो है ना 11वें शेड्यूल तक। तो ये मैंने आपको एक आज के हवाले से एक नई आपको एक नोवेटिव वे टू लुक एट योर रीडिंग ऑफ लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ बताया है, और आपका काम आसान कर दिया। मेरी नज़र के अंदर के काम आसान हो गया है।
आज का टेक अवे यही है कि आइंदा से जब आप लॉ पढ़ेंगे तो लॉ की जो जसामत है इसके ऊपर 100 किताबें भी रख दी जाएं, यहाँ तक चली जाए, तो उससे घबराना नहीं है। ओ हो, ये जो इतनी बड़ी किताब है कैसे पढ़ी जाए। नो, कोई लॉ हो 100 सफे का हो, 1000 सफे का हो, लाख सफे का हो, वो लॉ जो है जूरिस्ट के हाथ में 4 चैलेंजेस देता है। हाउ वेल you are reading the foundational concepts on which law is based, और वो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट जो है ना वो पर्पसेस को चेज कर रहे होते, वो सेपरेट नहीं होते, इंटीग्रेटेड होते हैं विद द पर्पस ऑफ द लॉ। नंबर 2, दूसरा चैलेंज ये होता है कि उसमें लायबिलिटीज जो है ना उसकी स्कीम ऑफ लायबिलिटी क्या है। नंबर 3, उसमें राइट ग्रांट कैसे किए जाते हैं, वो क्वालिफाइड है राइट जितने भी हैं हमारे यहाँ लॉ में, वो परफेक्ट राइट नहीं है, इम्परफेक्ट राइट्स। मसलन मेरा रिफंड क्लेम है तो मैं 100 रुपया क्लेम कर लूं इन द गिवन टाइम लाइन तो मैं क्लेम कर सकता हूं। अगर नहीं क्लेम कर सकता तो वो मेरा वो राइट डेड तो नहीं हुआ। भाई राइट हैज नॉट गॉन डेड, बट द ओनली डिफरेंस इज आई कैन नॉट क्लेम दैट राइट, वो एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं रहा मेरे लिए। मैं अगर चला भी जाऊंगा जज साहब हाई कोर्ट के पास, तो उनके लेजिस्लेचर ने कहा था कि भाई 4 साल के अंदर फंड क्लेम कर लो, तुम आप 8वें साल आ गए हो, ये मिलने वाला नहीं। इसी तरह कन्वर्सली जब आप लायबिलिटी क्रिएट करते हैं तो वो भी परफेक्ट लायबिलिटी नहीं होती, वो भी इम्परफेक्ट लायबिलिटीज होती हैं कि आपने 122 सबसेक्शन 9 के अंदर शो कास्ट नोटिस दिया, वो आपको लॉ ने कहा हुआ कि फर्स्ट प्रोविजो के तहत कि 180 डेज के अंदर आपने उसको कंक्लूड करनी है वो प्रोसीडिंग, वो नहीं की तो उसने कहा चलो 60 दिन और ले लो सिफारिश। अगर वो भी नहीं किया, उसने कहा चलो जी कमिश्नर के कहने के ऊपर 60 दिन और ले लो, वो कुल मिलके 217 दिन बनते हैं। अब महकमा सोया रहा, वो पता चल जाए किसी वो हुबुल वतन अफसर ने 500 दिनों के बाद बैक डेट फाइल निकाली और वो लायबिलिटी रेज कर दी, जो अक्सर तमाशे होते रहते हैं। तो वो फिर आदमी वहां पकड़ा जाता है कि नो, कि वो कहता है कि मेरा तो वेस्टेड राइट है, अगर आपने इसमें तीरंदाजी करनी थी तो अपने टाइमलाइन के ऊपर करता। और इसको लॉ की जुबान में कहते हैं कि टाइमलाइन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। ये भी कॉरस्पॉन्डिंगली हर लायबिलिटी के साथ आपकी एक ड्यूटी खड़ी हुई है कि आपने वो लायबिलिटी उस टाइमलाइन के अंदर खड़ी करनी है। अगर आपने वो टाइमलाइन लूज कर दिया तो यू हैव लॉस्ट द केस। तो दीज आर द टेक अवे, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लॉ को किस तरह पढ़ना है, रीड करना है, देखना है, अप्लाई करना है, और वट एवर द लॉ, यहाँ का वहां का कहीं का किसी भी सब्जेक्ट मैटर का लॉ है, उसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स, राइट्स, लायबिलिटीज एंड पावर्स। An authoritative understanding would ease your life and would give you sense of direction and sense of pride. Thank you very much. The house is open for question now.